तो चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ठीक है। तो इसमें अपन क्या क्या लर्न करेंगे, इसमें अपने को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बहुत इजी चैप्टर है। एंटाइटीज विच कैन इन्वेस्ट इन पीएमएस, कौन पीएमएस में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डिस्क्लोजर टू द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, प्रोसेस ऑफ ऑनबोर्डिंग ऑफ क्लाइंट्स, पीएमएस लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, यानी अगर पीएमएस की लाइबिलिटी क्या है, रिट्रेसल ऑफ इन्वेस्टर रिवेनेंस, डिस्क्लोजर टू वेरियस रेगुलेटर, कॉस्ट एक्सपेंस फीस ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीएमएस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द इन्वेस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पीएमएस में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इंडिविजुअल, एनआरआई, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड ट्रस्ट एंड बॉडी कॉर्पोरेट। तो कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो अगर हमको सब याद है यहाँ पे कि कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, हु कैन नॉट इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और सभी के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो 50 लाख का है। ठीक है। फिर डिस्क्लोजर टू द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, एक्यूरेट और स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर होना चाहिए बाय पीएमएस प्रोवाइडर इज नीड टू हेल्प एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर टेक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक्यूरेट और स्टैंडर्ड का होना चाहिए। रेगुलेशन रिक्वायर्ड दैट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट इज टू गिव टू प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, यानी कि आपको डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देने होते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है। जब आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, प्रायर टू साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट कीप एन ऑडिट ट्रायल, यानी कि आपको साइन करवाना है एग्रीमेंट में और ऑडिट का भी रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है। और सेम थिंग आपको पोर्टफोलियो मैनेजर की वेबसाइट में भी अवेलेबल कराना है। ठीक है। ड्यू केयर करना है आपको पूरा। जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल, क्लियर और कॉन्साइज होनी चाहिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स या बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स आपने यूज किया। ठीक है। इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए मैनर इन द डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। तो अपन क्लाइंट पे जब अकाउंट ओपनिंग कराते हैं पीएमएस का, तो अपन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में साइन कराते हैं। ठीक है। तो डिस्क पहला कंटेंट क्या होता है डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में, होता है डिस्क्लेमर क्लॉज। ठीक है। तो डिस्क्लेमर क्लॉज क्या होता है, अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट पर्टिकुलर हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद सेबी, यानी कि जो डिस्क्लेमर क्लॉज है वो स्टेटमेंट सेबी के 2020 के रेगुलेशन के अनुसार बना है। ठीक है। और डॉक्यूमेंट हैज नाइदर बीन अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड बाय सेबी और हैज बीन सर्टिफाइड द एक्यूरेसी एंड एडिक्वेसी ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है। जो भी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में टर्म्स यूज हैं वो डिफाइन है, लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। प्रोवाइडेड इन द रेगुलेशन, ऑल न्यू टर्म इफ सेल क्लियरली डिफाइंड, अगर कोई नया टर्म है उसको क्लियरली डिफाइन करना है। डिस्क्रिप्शन देना है आपको, हिस्ट्री देनी है, प्रेजेंट बिजनेस, बैकग्राउंड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर का बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट बिजनेस क्या है, प्रमोटर्स कौन है, डायरेक्टर और उसके बैकग्राउंड क्या है, टॉप 10 कंपनीज फर्म ऑफ द पोर्टफोलियो ऑन टर्नओवर बेसिस, टॉप 10 कंपनीज का टर्नओवर क्या है, डिटेल ऑफ सर्विस, आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी या एडवाइजरी, ये भी आपको डिटेल देना है। ठीक है। पेनाल्टी तो नहीं लगी है आपको सेबी से किसी तरीके की, या कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रहा है, आपने कुछ मटेरियल्स को या कोई लीगल आपके अगेंस्ट केस तो नहीं चल रहा है, ये सब भी आपको डिटेल देना है। आप कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट आपने किया उसके अकॉर्डिंग कौन सी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी पॉलिसी क्या है। ठीक है। इन्वेस्टर अप्रोच क्या है पोर्टफोलियो मैनेजर का। ठीक है। द पॉलिसी फॉर द पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ग्रुप और ग्रुप कंपनी। ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है, स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये तो पता ही है। देयर इज नो इंश्योरेंस, आप
कोई एश्योरेंस नहीं है कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको पास्ट परफॉर्मेंस का स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना है पोर्टफोलियो मैनेजर का। ठीक है। उससे उसका अगर आप पास्ट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर क्लाइंट को, तो उसका कोई मतलब उससे कुछ ऐसा इंडिकेट नहीं होना चाहिए कि आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस भी बढ़िया ही जाएगा। ठीक है। रिस्क क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट अप्रोच से, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से, असेट एलोकेशन से। ठीक है। क्लाइंट का क्या है, कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट कितने हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट कितने हैं, कितना फंड मैनेज कर रहे हैं, डिस्क्रिशनरी सर्विस है कि नॉन डिस्क्रिशनरी है, एसोसिएट ग्रुप कितने हैं। ठीक है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपका। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर कैसा रहा है लास्ट 3 इयर्स का। ठीक है। और जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो आपका किस कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। आपका जो परफॉर्मेंस जो कैलकुलेट होगा वो टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग। ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो है प्रीसीडिंग लास्ट 3 इयर्स के क्या है, आपका आपने एक्सपेंस कितने लिए हैं, नेचर ऑफ एक्सपेंस यानी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एडवाइजरी फीस, कस्टोडियन फीस, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट फीस, ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये एक्सपेंस क्या है। टैक्सेशन कैसा है। ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी यूज कर रहे हैं, और इन्वेस्टर सर्विस। ठीक है। फिर क्या होता है कि आपको रिटर्न डाउन पॉलिसी बाय पोर्टफोलियो मैनेजर। इसका क्या मतलब है कि पोर्टफोलियो मैनेजर शैल पुट इन प्लेस अ रिटर्न डाउन पॉलिसी। इसमें क्या है, विच डिटेल द स्पेसिफिक एक्टिविटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस टीम जो फंड मैनेजमेंट में इंगेज है, डील करते हैं कंप्लायंस में, रिस्क मैनेजमेंट में और बैक ऑफिस में। ठीक है। विद रिगार्ड टू मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट फंड एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द ऑर्डर प्लेसमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ट्रेड एलोकेशंस अमंग क्लाइंट एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। ठीक है। तो ये सब चीजें रिटर्न डाउन पॉलिसीज में होनी चाहिए। ठीक है। Portfolio manager shall also put in place a specific policy which provide for following, यानी specific situation जहां पे आपको where the order shall be placed for each client individual और food। ठीक है। सिनारियो और सिचुएशन, यानी कि आपको अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटेंडेड एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर वुड बी परमिसेबल इफ एट ऑल। सिनारियो। फिर पोर्टफोलियो मैनेजर रिक्वायर्ड टू प्लेस सर्टेन मार्जिन कोलेट्रल इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सर्टेन ट्रांजेक्शन, उसका भी आपको सिनारियो देना है। एंड हाउ सच मार्जिन एंड कोलेट्रल शेल बी सेग्रीगेटेड एंड प्लेस फ्रॉम अमंग वेरियस क्लाइंट। अगर कुछ डेविएशन है उसको भी आपको रिटर्न डाउन पॉलिसीज में क्लीन करना है। ठीक है। आपको सभी क्लाइंट्स को फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। आपको सभी क्लाइंट, portfolio manager shall ensure that all clients are treated in fair and equitable manner, ensure compliance with the following। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर सेल कॉन्स्टिट्यूट अ डीलिंग टीम। आपके पास एक डीलिंग टीम होने चाहिए जो ऑर्डर को प्लेस करे, एग्जीक्यूट करे फॉर ऑल ऑर्डर इन अकॉर्डिंग विद द आउटसोर्सेड पॉलिसी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। डीलिंग टीम जो होती है उसमें एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है, पर्सन होता है जिसको जो अपॉइंट होता है इन टर्म ऑफ रेगुलेशन 7(2)(e) ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रेगुलेशन। ठीक है। आपके जो पोर्टफोलियो मैनेजर सेल इंश्योर दैट बीटी सुटेबल स्टाफ एंड कंपाइल विद द फॉलोइंग। जो भी रिकॉर्डिंग होगी आपकी, जो भी आपकी जो टीम है वो केवल डेडिकेटेड रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड टेलीफोन लाइन या थ्रू ईमेल, ऑथोराइज ईमेल आईडी से ही डील करेंगे। ठीक है। आपको मोबाइल फोन कोई अलाउ नहीं होगा। ठीक है। मोबाइल और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस अदर देन रिकॉर्डेड टेलीफोन लाइंस आपको अलाउ नहीं होंगे। एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी ऑन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस, आप दूसरी कोई डिवाइस को यूज नहीं कर सकते, केवल इंटरनेट फैसिलिटीज को आप ट्रेड एग्जीक्यूशन के नाम से ही
डील यानी कि यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें आप अदर्स एक्टिविटी कर रहे हैं, केवल आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए करना है। आपको की जो एंट्री और एग्जिट होगी वो केवल ऑथराइज पर्सन के लिए होगी। ठीक है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है एनी मोड। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन, फॉर इक्विटी, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो मैनेजर्स जिसके असेट्स 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं, डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी में, आपको ऑटोमेटेड सिस्टम यूज करना है विथ मिनिमल और मैनुअल इंटरवेंशन फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव फंड एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑर्डर मैनेजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ सिक्योरिटी टू ईच क्लाइंट। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर सेल मेंटेन ऑडिट ट्रायल ऑफ ऑल एक्टिविटी। ठीक है, आपको सभी के ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार रखने हैं, यानी कि ऑडिट ट्रायल। ठीक है, रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ फंड सिक्योरिटीज ऑफ क्लाइंट इंक्लूडिंग ऑर्डर प्लेसमेंट, ट्रेड एग्जीक्यूशन और एंड एलोकेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्ड ऑन बोर्डिंग ऑफ क्लाइंट, टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कस्टमर लाइफ साइकिल। पहला होता है क्लाइंट ऑन बोर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तो पहला क्या होता है, रीडिंग द डिस्क्लोजर। ठीक है, पहला तो आपको डिस्क्लोजर जो है आपका, द रेगुलेशन रिक्वायर्ड है डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट हैज टू गिव टू द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। आपको क्लाइंट को डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देना है अकाउंट ओपनिंग के टाइम में, और उनसे प्रायर साइन कराना है। ठीक है, और वो जो डिटेल है वो आपको पोर्टफोलियो मैनेजर की वेबसाइट में भी अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन्वेस्टर्स का पूरा केवाईसी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपको उनका मैंडेटरी केवाईसी प्रोसेस करना है। आपको उनकी आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर। ठीक है, आपको उनका पैन कार्ड को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, आपको ये दोनों प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर केवाईसी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर वेरी, इंक्लूडिंग नॉन एनआरआई और नॉन इंडिविजुअल और माइनर्स, उनका जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, उसको भी फुलफिल करना है। पहला हो गया रीडिंग डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में साइन कराना है, केवाईसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। ठीक है, सबमिटिंग ड्यूलिंग फुल फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको पूरा जो फॉर्म है उसको अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020, आपको पहला चीज उनका क्लाइंट का नाम, उनका ईमेल एड्रेस, अगर सेकेंडरी है बैकअप ईमेल एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ फोटोग्राफ, पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑक्यूपेशन, इंट्रोड्यूसर डिटेल, इनकम डिटेल, ये सब चीजें आपको पहले, ये सब चीजें आपको देखना है कि करेक्ट उन्होंने लिखा है कि नहीं। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस, रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, विड्रॉल चॉइस, ये सब चीजें उनको आपको यानी कि जो फॉर्म है उसमें अच्छे से ड्यूली फिल्ड करवाना है। इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन चॉइस, ये भी आपको ऑप्ट करवाना है क्लाइंट से। ठीक है, फिर कंटेंट ऑफ एग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है इस लाइन से, इसको अच्छे से देखिएगा। फिर कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड इन्वेस्टर्स। The portfolio manager, before taking up of assignment of management of fund and portfolio on behalf of client, enter into the agreement in writing। आपको लिखित में लेना है, राइटिंग। ठीक है, that clearly define the inter se relation। आपका जो एग्रीमेंट होगा वो राइटिंग में होगा। ठीक है, म्यूचुअल राइट, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो सर्विस। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो होगा उसमें क्या क्या चीजें हैं, इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड सर्विस टू बी प्रोवाइडेड, आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड क्या है, प्रोविजन क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, आप कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, रिस्ट्रिक्शन क्या है। रिस्ट्रिक्शन मीन्स कि अगर क्लाइंट चाहता है कि पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री में अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आपको उनको फोर्स नहीं करना। फिर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, proportion of exposure, tenure of portfolio investment,
टर्म ऑफ अर्ली विड्रॉल, यानी अगर आप कभी अर्ली विड्रॉल करना चाहते हैं ऑफ फंड और सिक्योरिटी बाय द क्लाइंट, attendant risk involved in the management of portfolio, amount to be invested subjective to the restriction provided under this regulation, ठीक है। fees payable to the portfolio manager, ठीक है। custody of securities, quantum and manner of fees payable to the client of each activity, ठीक है। ये एग्रीमेंट आपका साइन होगा, तब आपको ये सब लिखित में देना होता है, ठीक है। अगर आप डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर हैं तो a condition that liability of client shall not exceed his investment with the portfolio manager, ठीक है। तो उनकी भी लाइबिलिटी एक तय होनी चाहिए कि इससे ज्यादा लाइबिलिटी क्लाइंट्स को नहीं, ठीक है। फिर होता है अकाउंटिंग टर्म, ऑडिट, फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट टू द क्लाइंट एज पर प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। अदर टर्म ऑफ पोर्टफोलियो जो भी है आपको उनको प्रोवाइड करना है। फिर होता है द पोर्टफोलियो मैनेजर सेल प्रोवाइड अ क्लाइंट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट, वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन क्या होते हैं? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इजी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट रिलेशनशिप, तो पोर्टफोलियो मैनेजर सेल एडिशनली प्रोवाइड टू इट्स क्लाइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि ड्यूली एक्नॉलेज होगा क्लाइंट के द्वारा, ठीक है। और पोर्टफोलियो मैनेजर को इंश्योर करना है उसका कंप्लायंस फॉर न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड आफ्टर October 2024, and for existing client the MITC shall be informed to the client via mail or any other suitable mode of communication by January 2025, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन में क्या क्या है? नेम ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, आपका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर नेम क्या है, सर्विस आपने कौन सी ऑप्ट की है, अमाउंट इन्वेस्टमेंट क्या की है, डेट ऑफ पीएमएस एग्रीमेंट, रिस्क टॉलरेंस स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बेंचमार्क ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इन्वेस्टमेंट टेन्योर, रिस्क पार्टी, ठीक है, टेन्योर ऑफ पीएमएस एग्रीमेंट। तो ये सब चीजें आपको उनसे साइन करानी है। जैसे अगर कई कोई ज्वाइंट होल्डर है तो 3 साइन लगेंगे, ठीक है। नहीं तो इंडिविजुअल है तो सिंगल साइन, ठीक है। फिर होता है डायरेक्ट ऑन बोर्डिंग इन अ पीएमएस, एज पर सेबी सर्कुलर पीएमएस जो होता है पोर्टफोलियो मैनेजर सेल प्रोवाइड अ ऑप्शन टू क्लाइंट टू बी ऑन बोर्ड डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडिएशन ऑफ पर्सन इंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। तो पोर्टफोलियो मैनेजर सेल prominently disclosure its disclosure document, marketing material, and on its website about the option for direct onboarding, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग ऑफ क्लाइंट डायरेक्टली होता है तो आपको को नो चार्ज एक्सेप्ट स्टेट्यूटरी चार्ज सेल बी लेविड, ठीक है। आप इसका क्या मतलब है कि इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन पीएमएस थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या डायरेक्टली आ सकते हैं। तो इसमें केवल चार्जेस स्टेट्यूटरी चार्ज बस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेस फ्लो, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है कैन इन्वेस्ट इन पीएमएस प्रोडक्ट इन कैश और इन सिक्योरिटीज और कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्क, दोनों को कैश और सिक्योरिटीज मिला के 50 lakhs के होने चाहिए, ठीक है। Portfolio manager shall not accept from the client fund and security worth less than rupees 50 lakh। आपको किसी भी हाल में 50 लाख से नीचे का इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सेप्ट करना है। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी ऑन बोर्ड डेट शुड मीट द रेगुलेटरी क्राइटेरिया। द पोर्टफोलियो मैनेजर में execute the sale of all part of such security to meet the investment objective of the client within the investment approach, ठीक है। तो जो भी अगर आपको फंड या अदर्स, जैसे फंड के अलावा आपको सिक्योरिटीज मिलती है तो उसको आपको वैल्यू करना है कि वो 50 लाख से ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है। ज्वाइंट होल्डर इन पीएमएस, इन्वेस्टमेंट इन पीएमएस में भी हेल्ड ज्वाइंटली, आप ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड आर क्रिएटेड इन द नेम ऑफ फर्स्ट होल्डर। हमेशा याद रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड है वो फर्स्ट होल्डर के नाम से होगा, ठीक है। जो भी बेनिफिट होगा सच एज डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन प्रोसीड आर मेड टू द फर्स्ट होल्डर, फर्स्ट होल्डर के अकाउंट में जाएगा, ठीक है।
और joint holder must sign the application compiled with requirement of PAN and KYC number. The mode of operation of the account may be single, joint or anyone or survivor. आप जो ऑपरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो सिंगल भी हो सकता है, ज्वाइंट भी हो सकता है, एनीवन भी हो सकता है या सर्वाइवर भी हो सकता है, ठीक है। एनी चेंज to the mode of operation or addition or deletion of joint holder can be done only with the signature of all holders। यानी कि कुछ भी आपको मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए दोनों ज्वाइंट होल्डर्स के सिग्नेचर, ठीक है। फिर होता है लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर सेबी के रेगुलेशन के अनुसार, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर अगर कुछ डिफॉल्ट करते हैं तो चैप्टर 5 ऑफ सेबी रेगुलेशन 2000 एक्ट के तहत क्या क्या होता है, आपका जो सर्टिफिकेट है, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफाइड टाइम, आपका जो सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप नए असाइनमेंट नहीं ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्च अ न्यू स्कीम आप नहीं लॉन्च कर सकते, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिसर को डिबार किया जा सकता है कि आपको आने वाले नेक्स्ट टाइम से आपको नए क्या क्या बोल सकते हैं, ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर बीइंग एम्प्लॉयड एंड एसोसिएट विद एनी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट, यानी कि आगे आपको किसी दूसरे इंटरमीडिएट या दूसरे पीएमएस में आपको सर्विस नहीं मिलेगी। आपका जो ब्रांच है, वो ऑफिस जो है वो भी स्पेसिफाइड टाइम के पीरियड के लिए डिबार किया जा सकता है। आपको वार्निंग भी मिल सकती है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। रिट्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीविनेंस। अगर इन्वेस्टर का कोई प्रॉब्लम है, ग्रीविनेंस है, चाहे वो, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसको विथ इन अ टाइम आपको रिट्रेस करना है, जो टाइम सेबी ने बताया है, ठीक है। तो सेबी इन्फॉर्म अबाउट द नंबर, नेचर एंड अदर पर्टिकुलर ऑफ कंप्लेन रिसीव। The one is the condition of obtaining certificate of registration under regulation, content of agreement between the portfolio manager and its client also include provision of redressal of grievance, ठीक है। तो आपको क्लाइंट कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, ठीक है, जो आपके रिड्रेसल को मॉनिटर करेगा इन्वेस्टर ग्रीविनेंस, ठीक है। सेबी ने रिसेंटली मैंडेट किया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म फॉर द ऑल इंटरमीडियरीज टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन ऑफ मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टर, यानी कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इन्वेस्टर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या क्या चीज है कि नाउ द न्यू प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद इन्वेस्टर ग्रीवेंस डिस्प्यूट इन द सिक्योरिटी मार्केट विल अंडरटेकन थ्रू द फॉलोइंग मेथड। पहला, टाइम बाउंड मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट बाय द कंसर्न इंटरमीडियरी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन और ऑल थ्रू स्कोर। तो एक याद रखिएगा कि स्कोर का सबसे बड़ा रोल है। अगर पीएमएस की कंप्लेन है तो आप स्कोर में उसको डाल सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्लेन के रिजोल्यूशन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो MII एडमिनिस्ट्रेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस में बी इनिशिएट बाय द एग्रीव पार्टी, ठीक है। इन केस आइदर पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आर्बिट्रेशन अवार्ड, सच पार्टी, जो पार्टी है वो कोर्ट को भी अप्रोच कर सकती है, ठीक है। तो द फॉलोइंग अमेंडमेंट वाज मेड बाय सेबी पीएमएस रेगुलेशन 22A थ्रू सेबी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म 2023, जो कि इफेक्ट जो स्टार्ट हुआ 3 जुलाई 2023 से, ठीक है। ऑल क्लेम, डिफरेंस और डिस्प्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंड पोर्टफोलियो अराइजिंग आउट और रिलेशन टू एक्टिविटी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर इन सिक्योरिटी मार्केट शैल बी सबमिटेड इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके वेरियस स्टेज होते हैं। इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले अपन ध्यान से देखते हैं कि पहला होता है प्री कॉन्सिलेशन, इनिशियल स्टेज, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एम आई आई है वो फैसिलिटेट करता है एमिकेबल डिस्कशन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड इंटरमीडियरी या लिस्टेड कंपनी या रेगुलेटेड एंटाइटी। ठीक है। प्री कॉन्सिलेशन प्रोसेस में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहां अगर कंप्लेन रिजॉल्व हो गया तो ठीक है, डिस्प्यूट नहीं तो कॉन्सिलेशन फेस में चला जाता है। ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है वेयर अ कॉन्सिलेटर वर्क विद द डिस्प्यूटिंग पार्टी टू रीच अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट, यानी कि दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए। ठीक है। इट इज लाइक अ फैसिलिटेड निगोशिएशन विद द गोल ऑफ फाइंडिंग अ कंप्रोमाइज दैट ऑल पार्टी कैन एग्री। दोनों पार्टी को एग्री करने की कोशिश की जाती है। यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है। एक होता है प्री कॉन्सिलेशन कॉन्सिलेशन। अगर इन दोनों से भी बात नहीं चली तो जो डिस्प्यूट है वो लीगल प्रोसेस में चला जाता है वेयर अ डिस्प्यूट इज रिजॉल्व बाय वन और मोर आर्बिट्रेटर। ठीक है। और जो डिसीजन आता है आर्बिट्रल अवार्ड बोला जाता है इसको, वो बाइंडिंग रहता है, इनफोर्सेबल रहता है, यानी कि आपको जो भी जजमेंट दिया गया उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। जो शुरू के दो ये है प्री कॉन्सिलेशन एंड कॉन्सिलेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है। टू हेल्प इन्वेस्टर एक्सेस द ओडीआर मैकेनिज्म। और ये ओडीआर का क्या नाम है? स्मार्ट ओडीआर। ठीक है। हैज बीन डेवलप्ड थ्रू विच इन्वेस्टर में अप्रोच एनी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन टू लॉन्च देयर रिक्वेस्ट फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है। फिर डिस्क्लोजर टू द रेगुलेटर, ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और कोई डाउट हो तो भी पूछते रहिएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। इसको अपने को एक बार दो बार अगर अपन अच्छे से रीड कर लेते हैं, अच्छे से रीड कर लेते हैं ना, एक बार रीडिंग बस कर लें तो चैप्टर 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। फिर होता है पोर्टफोलियो मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू मेक मैंडेटरी डिस्क्लोजर टू रेगुलेटरी बॉडी अंडर वेरियस एक्ट एंड रेगुलेशन। ठीक है। पहले डिस्क्लोजर होता है डिस्क्लोजर टू सेबी। सेबी में ऑल्सो आस्क पोर्टफोलियो मैनेजर टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, यानी कि पर्टिकुलर रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, एनी चेंज इन इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर प्रीवियसली furnished which have been bearing on certificate granted to him, the name of client whose portfolio it has managed, particular relating to the net worth requirement as specified in regulation 9 of PMS 2020। फिर है डिस्क्लोजर आपको देना है इसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट इंडिया को। तो इसमें क्या चीज है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को में अगर आप, है ना, जो पॉलिसी बनाई गई है तो उसके तहत कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई सिचुएशन तो नहीं आ रही है। ठीक है। इसलिए आपको कस्टमर का जो भी क्लाइंट आप लेते हैं उसकी केवाईसी अच्छे से करनी है। ठीक है। आपको कंपाइल करना है पोर्टफोलियो मैनेजर को कि कोई भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटी ना हो। ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस में और रेगुलेशन में जो भी ऑपरेशन है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है। जो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो सेंट्रल नेशनल एजेंसी है। वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रिसीविंग प्रोसेसिंग एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्टेड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। आपको ऐसी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को 7 डेज के अंदर एफआईयू को रिपोर्ट करना है, अगर आपने कोई ऐसी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अगर आपको लगती है तो। ठीक है। और 10 लाख से ऊपर के जो होते हैं ना ट्रांजेक्शन्स, उसको तो रिपोर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है। फिर कॉस्ट एक्सपेंस एंड फीस फॉर इन्वेस्टिंग इन पीएमएस। अगर आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या कॉस्ट आता है? ठीक है। पहला कॉस्ट होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस। ये चार्ज फी फिक्स भी होते हैं और रिटर्न बेस्ड भी होते हैं। ठीक है। या तो दोनों के कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है। दे आर टिपिकली ऑन एक्चुअल और रीइंबर्स टू पोर्टफोलियो मैनेजर। मीन्स अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर एज अ पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पीएमएस में, तो आपको
फिक्स फीस भी देनी पड़ सकती है, या जो रिटर्न आपने जनरेट किया उसके बेस पे भी आपको फीस देनी पड़ सकती है, ठीक है। फिर होता है कस्टोडियन फीस और डिपॉजिटरी। ये होता है ओपनिंग और ऑपरेटिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, कस्टडी और ट्रांसफर चार्ज ऑफ शेयर बॉन्ड और यूनिट डीमैट एंड अदर चार्ज इन कनेक्शन विद ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिटरी अकाउंट, ठीक है, ये उसकी फीस हो गई। फिर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फीस होती है। ये फीस जो होती है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट इन कनेक्शन विद इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी एंड बॉन्ड। फिर ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन फीस होता है, ठीक है। एक्विजिशन कॉस्ट, सेल रियलाइजेशन इंक्लूडिंग एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब चीजें, सर्टिफिकेट चार्ज, फंड अकाउंटिंग चार्ज, प्रोफेशनल फीस, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट और अदर इंसिडेंटल फीस, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब भी अपन क्लाइंट से कुछ फीस या एक्सपेंस चार्ज करते हैं तो अपने को अपफ्रंट कोई फीस नहीं लेनी। नो अपफ्रंट फीस शैल बी चार्ज बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ब्रोकरेज जो होगा वो एक्चुअल आपको लेना है, शैल बी चार्ज टू क्लाइंट एज अ एक्सपेंस, ब्रोकरेज आपको एज अ एक्सपेंस लेना है। ऑपरेशनल एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज ओवर एंड अबव द फीस चार्ज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस शैल नॉट एक्सीड 0.50 पर एनम ऑफ क्लाइंट एवरेज डेली असेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। आपका जो क्लाइंट का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है उसका 0.50% से ज्यादा का चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लाइंट एक्सिट लोड लगता है, अगर क्लाइंट अपने इन्वेस्टमेंट का जो भी पैसा फर्स्ट ईयर में अगर विड्रॉल करते हैं, रिडीम करते हैं, तो एग्जिट लोड लगेगा 3%, सेकेंड ईयर में 2% और थर्ड ईयर में 1%, और 3 साल के बाद जब भी वो एग्जिट करते इन्वेस्टमेंट से तो उनको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बॉक्स है, ठीक है। एक होता है हाई वाटर मार्क, इसको याद रखिएगा कि इट इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड फीस स्ट्रक्चर, यानी कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, और आपको नेट पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, और नेट पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि आपने 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किया था, आपको 120 130 रुपया रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो तब जो फंड मैनेजर है वो आपसे परफॉर्मेंस चार्ज ले सकते हैं, ठीक है, फॉर नेट पॉजिटिव रिटर्न, ओके। अब ये 120 तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर अगर रिटर्न होता है, फर्स्ट ईयर में तो इतना हो गया, लेकिन इस ये हो गया हाई वाटर मार्क, यानी कि अब इसके ऊपर अगर जाता है नेक्स्ट ईयर तब आपको चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेम अमाउंट के लिए हर बार आपसे चार्ज लिया जाए, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात, जैसे फर्स्ट ईयर में 100 से 120 हुआ तो 20 रुपीज का जो रिटर्न हुआ उसमें से आप परफॉर्मेंस फीस पोर्टफोलियो मैनेजर को दे सकते हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन सेम गेन सेम प्रॉफिट के लिए आप हर साल उनको नहीं दे सकते। तो इसको बोलते हैं हाई वाटर मार्क। ये क्वेश्चन आता है, हाई वाटर मार्क कैसे वर्क करता है। एट द स्टार्ट इन्वेस्टर इनिशियली इन्वेस्ट इन कंसिडर द हाई वाटर मार्क इफ द पोर्टफोलियो ग्रो बियॉन्ड दिस लेवल, यानी कि इस लेवल से ऊपर जाएगा तभी हम परफॉर्मेंस फीस चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू डिक्लाइन होती है तो आपको कोई परफॉर्मेंस फीस चार्ज नहीं करने हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, या पोर्टफोलियो मैनेजर आपसे नहीं चार्ज कर सकता। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट ईयर के इन्वेस्टमेंट पे 1 करोड़ से ग्रो होके 1 करोड़ 20 लाख हो गया, तो परफॉर्मेंस फीस आपने चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट ईयर पोर्टफोलियो फॉल हो गया, गिर गया, तो आपको कोई परफॉर्मेंस फीस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड ईयर में पोर्टफोलियो अगेन 1.3 करोड़ आ गया, यानी कि 30%, तो आपको कितना चार्ज करना है, 1 करोड़ 20 लाख से जो ऊपर का जो गेन मिला, 1.2 से ऊपर का जो गेन हुआ उसमें से चार्ज करना है। ऐसा नहीं है कि वापस से आपने 1.3 है तो 1 करोड़ के एवज में आपने चार्ज किया।
तो ये हो गया आपका हाई वाटर मार्क 1.2 करोड़, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 1.2 करोड़, जब आपने यानी कि वन का 1.2 हुआ था तो आपने परफॉर्मेंस फीस ऑलरेडी उसकी चार्ज कर ली, ठीक है। फिर होता है हर्डल रेट, ठीक है। हर्डल रेट जो होता है इन इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन पीएमएस और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो आपको मिनिमम रिटर्न ऑफ फंड मस्ट जनरेट बिफोर द फंड मैनेजर कैन चार्ज अ परफॉर्मेंस फीस, ठीक है। अगर फंड रिटर्न बिलो द हर्डल रेट है तो आपको कोई फीस चार्ज नहीं करनी है। अगर रिटर्न हर्डल रेट से ऊपर गया तो आपको फीस अप्लाई करनी है, यानी कि उस रेट से ऊपर, ठीक है। और फंड मैनेजर को रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब वो प्री एग्रीड थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर का चार्ज करेंगे, ठीक है। जैसे हर्डल रेट है 10%, यानी 10% से ऊपर जाएगा तभी मैं चार्ज करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 8% रिटर्न आया, लेकिन हर्डल रेट तो 10% है तो कोई फीस चार्ज नहीं। लेकिन सेकेंड ईयर में 15% रिटर्न आया, तो जो 10% से ऊपर का 5% हुआ, 10% तो मेरा हर्डल था, लेकिन उससे ऊपर जितना भी मैंने रिटर्न जनरेट किया वहां से मैं फीस चार्ज कर सकता हूं, ठीक है। परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टू द इन्वेस्टर, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेट स्टेटेड फॉलोइंग रिगार्डिंग परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टू द इन्वेस्टर। तो ये हर्डल रेट, हाई वाटर मार्क रेट, हाई वाटर मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये जो मैंने बताया एग्जिट लोड, यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या क्या फर्निश करना है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर shall furnish periodically a report to the client as agree in the contract but not exceed a period of 3 months, ठीक है। और एंड एज एंड when required by the client, ठीक है। तो क्या क्या रिपोर्ट है, कंपोजिशन ऑफ द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, गुड एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। वैल्यू ऑफ इच सिक्योरिटीज हेल्ड इन पोर्टफोलियो, यूनिट ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स, कैश बैलेंस, एग्रीगेटेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ऑन द डेट ऑफ रिपोर्ट। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या सिक्योरिटीज हैं, उसकी वैल्यू क्या है, यूनिट कितनी है, वैल्यू ऑफ गुड्स कितने हैं, कैश बैलेंस कितने हैं, कितने ट्रांजेक्शन आपने अंडरटेक किए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिटेल ऑफ परचेस एंड सेल, बेनिफिशियल इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, बोनस, राइट, ये सब आपने कितने रिसीव किए। एक्सपेंस इनकर्ड इन मैनेजमेंट, मैनेजिंग द पोर्टफोलियो, आपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में कितना खर्चा एक्सपेंस उठाया है। डिटेल ऑफ रिस्क फोर्सिन बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड रिस्क रिलेटिंग टू सिक्योरिटी रिकमेंडेड बाय पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कूपन और एनी अदर डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है, इन अंडरलाइंग डेब्ट सिक्योरिटीज ऑन डाउनग्रेडिंग द डिफॉल्ट टू रेटिंग टू द रेटिंग एजेंसी, ठीक है। डिटेल ऑफ कमीशन पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर फॉर पर्टिकुलर क्लाइंट। तो ये सब चीजें आपको क्लाइंट को, जो रिपोर्ट है क्लाइंट को आप देते हैं 3 मंथ्स में एक बार, 3 महीने में, ये सब चीजें उनको डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। तो से पोर्टफोलियो मैनेजर सेल प्रेजेंट द टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न, TWRR के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करना है ना, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न of the investment approach along with the trailing return selected benchmark with communicating, advertising, publishing और mentioning performance of investment approach। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिश करते हैं, मेंशन करते हैं अपने परफॉर्मेंस को, तो टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न में करना, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर सेल प्रेजेंट द एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न of each investment approach that investor in which reporting performance of investors. The cell This shall be accompanied by minimum, maximum or median XRI return generated across all investors in the IA। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसमें ये याद रखिए कि आपको जब भी रेट ऑफ रिटर्न दिखाना है तो टाइम वेटेज रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग दिखाना है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चंस है आपके?